पेश खिदमत है कहानी मियाँ मटका। काफ़ी ज़माना गुजरा। मुल्क ईरान पर एक जालिम बादशाह जमाक की हुकूमत थी। वो बेहद जालिम था और उसके जुल्म की कहानियाँ दूर दूर तक के मुल्कों में मशहूर थीं और लोग उससे बेहद खौफज़दा रहते थे, क्योंकि जालिम बादशाह जमाक बाज़ औक़ात बगैर किसी वजह के सैकड़ों आदमियों को जिंदा जलवा देता। कभी कभार जब उसकी तबीयत आती तो वो बेगुनाह इंसानों को वहशी चीतों और भूखे शेरों के पिंजरों में फिकवा देता। गर्ज ये कि उसके जुल्मों सितम की कोई इंतहा न थी। पूरे मुल्क की रियाया हर लम्हे उसके खौफ से कांपती रहती थी। किसी आदमी को जालिम बादशाह जमाक के खिलाफ जबान हिलाने की जुर्रत न होती। जमाक बादशाह ने अपने महल में बड़े बड़े अजदहा पाले हुए थे। ये अजदहा भी उसकी तरह जालिम थे और इतने खूनख्वार थे कि वो सिर्फ इंसानी गोश्त खाने के आदी थे। बादशाह के हुक्म पर रोजाना सैकड़ों आदमियों को कत्ल करके उनका गोश्त इन अजदहों में बतौर खुराक तकसीम किया जाता। अलबत्ता ये खूनख्वार सांप बादशाह से बेहद मानूस थे और वो उसकी टांगों से लिपट जाते, कभी उसके गले में लटके रहते। जमाक की आदत थी कि वो हर वक्त एक खूनख्वार सांप को अपनी गर्दन में डाले रहता। इसलिए भी कोई आदमी बादशाह पर हमला करने की जुर्रत ना करता, क्योंकि उसके गले में लटका हुआ खूनख्वार सांप फौरन उस आदमी को हलाक कर देता था। इन सांपों की रखवाली और उन्हें खुराक देने के लिए बादशाह ने एक आदमी को रखा हुआ था। उसका असल नाम तो कुछ और था, मगर मटके की तरह मोटा और पिस्ता कद होने की वजह से बादशाह समेत सब लोग उसे मियाँ मटके के नाम से पुकारते थे। मियाँ मटका था भी पूरा मटका। उसका कद छोटा था और पेट और सीना बिल्कुल मटके की तरह गोल और फैला हुआ था। छोटी सी गर्दन पर छोटा सा सर था और फिर सर पर वो हमेशा एक मखसूस किस्म की टोपी पहनता था। ये टोपी गोल होती थी और उनके ऊपर छोटा सा फुंदा होता था। उसकी ये टोपी ऐसी थी जैसे मटके के ऊपर ढकना होता है। उसकी टांगें बिल्कुल छोटी छोटी थीं, इसलिए वो पूरा मटका लगता था। मियाँ मटका एक मशहूर सपेरे का बेटा था और उसे बीन बजाने में कमाल हासिल था। चूंकि वो बचपन ही से सांपों में रहता रहा था, इसलिए उसे सांपों से कतन कोई खौफ महसूस नहीं होता था। और ये भी एक हैरत अंगेज बात थी कि सांप चाहे नए हों या पुराने उससे बेहद मानूस थे और उसे कुछ ना कहते थे, बल्कि उसका हुक्म यूं मानते थे जैसे वो उनका आका हो। मियाँ मटके के कहने के मुताबिक ये उसके बाप की दुआ का नतीजा था। उसके बाप ने एक बार सांपों के बादशाह शीशनाग को पकड़ लिया था। शीशनाग ने अपनी जान बख्शी के लिए उसके बाप को कहा तो उसके बाप ने यह शर्त आयद कर दी कि उसके बेटे मियाँ मटका को तमाम दुनिया के सांप अपना आका तस्लीम कर लें और उसे सांपों की ज़बान भी समझनी आ जाए। चुनाचे शीशनाग ने उसके बाप को एक मनका दे दिया कि वो उसे अपने बेटे को खिला दे। इस तरह बचपन में ही उसने शीशनाग का मनका खा लिया, जिसका असर ये है कि अब दुनिया भर में मौजूद सांप उसका हुक्म इस तरह मानते हैं जिस तरह वो उनका आका हो, और उसकी बातें सांपों को समझ आती हैं और सांपों की बातें उसे समझ आती हैं। इन्हीं खसूसियात को देखते हुए जमाक बादशाह ने मियाँ मटका को अपने सांपों की रखवाली पर रख लिया था और इनाम के तौर पर उसे एक बहुत बड़ा महल और नौकर चाकर दिए थे। और इस तरह मियाँ मटका इंतहाई शान शौकत से जिंदगी गुजार रहा था। हालांकि सवाए इस सांपों वाली खसूसियत के उसके पास और कोई खसूसियत न थी। वो अकल से बिल्कुल खाली था। वो इस तरह बातें करता और इस किस्म की हरकतें करता जैसे वो 5 साल का बच्चा हो। वो था भी बिल्कुल बच्चों जैसा मासूम। उसकी बातें सुनकर और हरकतें देखकर हंसी आती थी। उसने एक तोता भी पाल रखा था जिसका नाम उसने चरगटू तोता रखा हुआ था। ये तोता हर वक्त उसके कांधे पर बैठा रहता और इंसानों की तरह बातें करता। चरगटू तोता बेहद ज़हीन और अक्लमंद था। वो इस वक्त मियाँ मटके के बड़े काम आता जब मियाँ मटका अपनी बेवकूफ़ी से किसी मुश्किल में फंस जाता था। मियाँ मटका चूंकि बेहद सादा लोह और बेवकूफ़ था, इसलिए उसे बादशाह के जुल्म की कतन परवाह ही न थी और हर वक्त सांपों में रहने की वजह से कोई दूसरा आदमी कभी उसके करीब आने की जुर्रत ही ना करता था। इसलिए सच्ची बात यह है कि मियाँ मटके को बादशाह के जुल्म का सही तौर पर इल्म ही ना था, वरना मियाँ मटका जरूर उसके खिलाफ एहतजाज करता, क्योंकि वो बेहद रहम दिल आदमी था। इधर जब बादशाह के मजालिम की इंतहा हो गई तो लोगों ने सोचा कि किसी तरह इस बादशाह से निजात हासिल की जाए, मगर उन्हें कोई तरीका नजर ना आता था। सब लोग बादशाह के सांपों से बेहद डरते थे। आखिरकार एक बूढ़े ने उन्हें मशवरा दिया कि इस सिलसिले में मियाँ मटका को राजी किया जाए। अगर वो चाहे तो बादशाह का खात्मा हो सकता है।
ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचे दो बुजुर्गों ने मियाँ मटके से बात करने का फैसला कर लिया। मियाँ मटका अपने महल के खास कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये कुर्सी उसकी जसामत के मुताबिक बनाई गई थी। मियाँ मटका हाथ में पकड़े हुए एक सांप की जबान पर कोई दवा मल रहा था। चरगटू तोता कमरे के रोशनदान में बैठा ऊँग रहा था। अबे दवाई ले, नहीं तो मर जाएगा, मियाँ मटके ने सांप से मुखातिब होकर कहा, मगर सांप ने तेजी से इनकार में सर हिला दिया। चरगटू चरगटू, मियाँ मटके ने तोते से मुखातिब होकर कहा। क्या है मियाँ मटके, क्यों शोर मचा रहे हो? मुझे सोने नहीं देते। चरगटू ने आंखें खोलते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, अबे तू तो हर वक्त सोता ही रहता है, कभी मेरी बात भी सुन लिया कर। मियाँ मटके को भी गुस्सा आ गया। अच्छा सुनाओ क्या बात है? चरगटू ने सर हिलाते हुए कहा। ये नामुराद दवा नहीं पी रहा। मियाँ मटके ने सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं पीता तो ना पिए, अपने आप ही मर जाएगा, चपरगटू तोते ने कहा और दोबारा आंखें बंद कर लीं। वाह वाह, अच्छी बात की है तूने। मेरा इतना प्यारा सांप है और तुमने आराम से कह दिया है कि मर जाएगा। मियाँ मटके ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा। तो फिर पिलवाओ उसे दवा, मुझे क्यों कहते हैं? तोते ने सर हिलाते हुए कहा और उसके बाद फिर नींद में डूब गया। फिर इससे पहले कि मियाँ मटका कुछ जवाब देता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अबे कौन खटखटा रहा है? मियाँ मटके ने चौंक कर पूछा। जी मैं दरबान हूँ, बाहर से आवाज आई। दरबान होता है तो होता रहे, मैं क्या करूँ? मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। जी शहर के दो मुअज्जिज आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, दरबान ने बाहर से ही कहा। अबे पागल तो नहीं हो गया? वो मुअज्जिज हैं तो मैं क्या किसी मुअज्जिज से कम हूँ? मैं खुद मुअज्जिज हूँ, मेरा बाप मुअज्जिज। क्यों चपरगट्टू तोते, मैं गलत कह रहा हूँ? मियाँ मटके ने कहा। हो सकता है वो दोनों आदमी आपसे ज्यादा मुअज्जिज हों, चपरगट्टू तोते ने सर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थी। वाह, मुझसे ज्यादा मुअज्जिज कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक सूरत में मान सकता हूँ कि वो मेरे प्यारे सांप को दवा पीने पर आमादा कर दें। मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए कहा। ये भी ठीक है, फैसला हो जाएगा, चपरगट्टू ने जवाब दिया। अबे दरबान साहब, इन मुअज्जिज आदमियों को अंदर भेज दो, मियाँ मटके ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और दो बूढ़े आदमी जिन्होंने कीमती लिबास पहना हुआ था अंदर दाखिल हुए। आओ आओ मुअज्जिज आदमियों, क्या तुम मुझसे ज्यादा मुअज्जिज हो? मियाँ मटके ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा। नहीं जनाब, आप ज्यादा मुअज्जिज हैं, उन दोनों ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। देखा चपरगट्टू तोते, मैं ना कहता था कि मैं ज्यादा मुअज्जिज हूँ। अच्छा तो मुझसे कम मुअज्जिज आदमियों, कहो क्या कहते हो? मियाँ मटके ने खुश होते हुए कहा। वो दोनों खामोशी से उसके सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। हम आपसे एक अहम बात कहने आए हैं, उनमें से एक ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। अहम बात क्या होती है? क्या ऐसी बात की टांगे होती हैं या मेरे तोते की तरह उसकी दुम होती है? मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए कहा। मियाँ मटके, कुछ सोच कर बोला करो, अहम बात का मतलब होता है बड़ी जरूरी बात, तोते ने रोशनदान पर बैठे बैठे उसे समझाते हुए कहा। और आने वाले हैरत भरी नजरों से तोते को देखने लगे जो बड़ी समझदारी की बातें कर रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ तो मुझसे कम मुअज्जिज आदमियों, वो कौन सी अहम बात है जो तुम करना चाहते हो? मियाँ मटका सर हिलाते हुए उन आदमियों से मुखातिब हुआ। मियाँ मटके, पहले ये बताओ कि अगर कोई शख्स तुम पर जुल्म करे तो तुम क्या करोगे? एक आदमी ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं क्या करूं या मैं क्या कर सकता हूं, मुझे सोचने दो। चपरगट्टू, मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए चपरगट्टू तोते से मुखातिब होकर कहा। क्या है? चपरगट्टू तोते ने ऊँगते हुए फुनकारा भरा। मैं क्या कर सकता हूँ? मियाँ मटके ने पूछा। तुम सांप को दवा पिलवा सकते हो, सो सकते हो, जाग सकते हो, चल सकते हो, बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो। चपरगट्टू ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मियाँ मटके ने कहा। मियाँ मटके, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर तुम पर कोई शख्स जुल्म करे तो तुम क्या करोगे? इस बात का जवाब दो। उसी आदमी ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। मैं उस शख्स पर जुल्म कर दूंगा, अपने सांप को हुक्म दूंगा कि उस पर जुल्म करे। मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है ना, अब तुम सोचो, अगर एक शख्स तमाम मुल्क के लोगों पर जुल्म करे तो फिर? उसी आदमी ने खुश होते हुए कहा। तो फिर सारे मुल्क के आदमी उस पर जुल्म कर दें, सीधी सी बात है, मियाँ मटके ने जवाब दिया।
اگر سارے ملک کے آدمی اس سے ڈرتے ہوں تو پھر؟ اسی آدمی نے پھر پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ ڈرتے ہیں تو ڈرتے رہیں۔ میاں مٹکے نے لاپرواہی سے جواب دیا، کیا تم بھی اس آدمی سے ڈرتے ہو؟ اسی آدمی نے کہا، میں کیوں ڈرنے لگا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیوں چپرگٹو طوطے؟ میاں مٹکے کو اس آدمی کی بات پر بے تحاشا غصہ آ گیا۔ ہاں ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ میاں مٹکا ڈر جائے تو ڈر جائے، میں نہیں ڈرتا، چپرگٹو نے جواب دیا۔ میں بھی نہیں ڈرتا۔ میاں مٹکے نے کہا، نہیں تم بھی ڈرتے ہو۔ جس آدمی کا میں نام لوں گا تم ابھی کہو گے کہ ہاں میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس آدمی نے اسے اور غصہ دلاتے ہوئے کہا، کمال ہے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ڈرتا تو پھر میں کیسے ڈر جاؤں گا؟ کیوں طوطے؟ میاں مٹکے کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ بالکل، چپرگٹو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں، وہ بس نیند میں ہی جواب دیے جا رہا تھا۔ اچھا پہلے قسم کھاؤ کہ جس آدمی کا ہم نام لیں گے تم اس سے نہیں ڈرو گے؟ اس آدمی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں قسم کھاتا ہوں، تم مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ۔ میاں مٹکے نے کہا، نہیں پہلے کہو کہ میں شیش ناگ کی قسم کھاتا ہوں، پھر بتائیں گے۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں شیش ناگ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیوں چپرگٹو طوطے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ چپرگٹو طوطے سے اپنی تائید ضرور کرواتا تھا۔ ٹھیک ہے، چپرگٹو نے نیند کی جھونک میں جواب دیا۔ کیا تم بادشاہ زماک سے ڈرتے ہو؟ اس آدمی نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا اور پھر غور سے میاں مٹکے کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ زماک سے؟ میاں مٹکا آنے والے کی یہ بات سن کر چونک پڑا اور اس کے ساتھ ہی چپرگٹو طوطے نے بھی پر پھڑ پھڑائے۔ وہ بھی بادشاہ کا نام سن کر ہوشیار ہو گیا تھا۔ ہاں بادشاہ زماک سے، اس آدمی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سے کون نہیں ڈرتا؟ بادشاہ سے تو ڈرنا چاہیے۔ اس پر میاں مٹکے کی بجائے چپرگٹو طوطے نے جواب دیا۔ وہ روشن دان سے اڑ کر میاں مٹکے کے سر پر آ بیٹھا تھا۔ اگر بادشاہ ظالم ہو تو پھر؟ اس آدمی نے کہا، نہیں ہمارا بادشاہ ظالم نہیں ہے، وہ سانپوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور سانپوں سے محبت کرنے والا ظالم نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں مانتا۔ کیوں چپرگٹو طوطے؟ میاں مٹکے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جو سانپوں سے محبت کرے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے آج تک اس کا کوئی ظلم نہیں دیکھا۔ چپرگٹو طوطے نے جواب دیا، دیکھو طوطے میاں، بادشاہ زماک اس قدر ظالم ہے کہ اس نے ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دیا ہے اور روزانہ سینکڑوں انسان اس کے ظلم کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اور اس کا ظلم یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ اپنے سانپوں کو انسانی گوشت کھلاتا ہے اور سانپوں کو خوراک دینے کے لیے روزانہ کئی بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تمہیں کم سے کم اس بات کا علم تو ہوتا ہی ہوگا۔ دوسرے آدمی نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ انسانی گوشت؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میاں مٹکے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہم درست کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کبھی تحقیق کر لینا، پہلے آدمی نے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اب یاد آ رہا ہے کہ ایک بار میں نے سانپوں کے گوشت میں ایک انسانی انگلی دیکھی تھی، مگر پھر میں نے خیال نہ کیا۔ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ گوشت کاٹنے والے کی انگلی کٹ کر اس میں مل گئی ہوگی۔ طوطے نے اس بار سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تو واقعی ظلم ہے، میں بادشاہ کو اس بات سے منع کر دوں گا۔ میاں مٹکے نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اگر بادشاہ باز نہ آیا تو؟ اس آدمی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں باز آئے گا؟ وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ ضرور میری بات مانے گا۔ میاں مٹکے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کرو وہ باز نہیں آتا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس آدمی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر بادشاہ زماک کے خلاف لڑنا چاہیے، اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ میاں مٹکے کی بجائے چپرگٹو طوطے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بالکل لڑنا چاہیے۔ میاں مٹکے نے بھی سر ہلا دیا۔ ہم دونوں اسی لیے یہاں تمہارے پاس آئے تھے۔ تمام شہر کے بزرگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میاں مٹکے سے جا کر کہو، کیونکہ وہ ہم سب میں سے بہادر ہے اور پھر اپنی بات کا پکا بھی ہے۔ اس آدمی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سب سے معزز بھی ہے۔ دوسرے نے میاں مٹکے کو اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا، بالکل جو تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں چپرگٹو طوطے؟ میاں مٹکے نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ طوطے نے بھی جواب دیا، اچھا اب ہمیں اجازت دو اور تم خود ہی بادشاہ سے نپٹ لینا۔ ان دونوں آدمیوں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں آج ہی بادشاہ سے بات کرتا ہوں۔
मियां मटके ने सर हिलाया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकलते चले गए। बादशाह जमाक अपने कमरे में सोने के एक तख्त पर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसके गले में इस वक्त सफेद रंग का एक सांप लटक रहा था और एक कनीज उसे शराब पिला रही थी, जबकि दूसरे सामने कालीन पर नाच रही थी। बादशाह जमाक शराब पीने के साथ साथ अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दे रहा था। नाचने वाली कनीज के चेहरे पर थकन के आसार उभर आए थे। वो गुज़िश्ता 2 घंटों से मुसलसल नाच रही थी और बादशाह को इसका नाच इतना पसंद आया था कि वो उसे रुकने का हुक्म ही नहीं दे रहा था। कनीज का मुसलसल नाचते नाचते बुरा हाल था, मगर वो नाचने पर मजबूर थी, क्योंकि बादशाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर अगर वो रुक जाती तो बादशाह गुस्से में आकर उसे कत्ल भी करवा सकता था। मगर अब के कदम लड़खड़ा रहे थे। नाचो और नाचो, माँ बदौलत को तुम्हारा नाच पसंद आ गया है, बादशाह ने शराब का घूंट भरते हुए सख्त लहजे में कहा। और कनीज बेचारी अपनी बाकी मांदा हिम्मत जमा करके जोर जोर से नाचने लगी। उसी लम्हे एक दरबान ने अंदर आकर बादशाह को फर्शी सलाम किया। क्या बात है, क्यों हमारे आराम में मुदाखलत की गई है? बादशाह ने गुस्से में चीखते हुए कहा। बादशाह सलामत, मियां मटका आपकी खिदमत में हाजिरी देना चाहते हैं, दरबान ने कांपते हुए लहजे में कहा। मियां मटका इस वक्त कैसे आ गया है? जरूर सांपों के मुताल्लिक कोई खास बात कहने आया है, बादशाह ने चौंकते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने नाचने वाली लड़की को इशारे से वापस जाने के लिए कहा और लड़की की जान में जान आई और वो सलाम करके तेजी से कमरे से बाहर चली गई। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मियां मटका छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया, मगर चूंकि बड़े पेट की वजह से वो ज्यादा झुक नहीं सकता था, इसलिए बस जरा सा लहरा कर रह गया। आओ मियां मटके, इस वक्त कैसे आए हो? इस कुर्सी पर बैठो, बादशाह ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और मियां मटका उस कुर्सी में धंस सा गया। बादशाह सलामत, क्या आप जालिम हैं? मियां मटके ने बड़ी मासूमियत से पूछा और उसकी बात सुनकर बादशाह यूं उछला जैसे उसके पैर में किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या बकते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम इस वक्त बादशाह के सामने हो? अगर तुम मेरे सांपों के रखवाले ना होते तो इसकी गुस्ताखी पर अभी तुम्हारा सर कलम करा देता, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। आज तक उसके मुंह पर किसी ने उसे जालिम कहने की जुर्रत ना की थी, मगर मियां मटका तो सादा लोह और मासूम सा इंसान था, इसलिए उसने आते ही बात कर दी। बादशाह सलामत, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आप इनकार कर दें बस, मियां मटके ने सर हिलाते हुए कहा। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर बादशाह इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा कर रहा है। खामोश रहो नाहंजार, मुझे जालिम कहने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। बादशाह को मियां मटके की बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। वाह, क्यों खामोश रहूं? ये अच्छी जबरदस्ती है। आप मेरी बात का जवाब दें, हाँ करें या ना करें। इसके बाद मैं पूछूंगा कि क्या आप सांपों को इंसानी गोश्त खिलाते हैं? फिर आप इस बात का जवाब दें ताकि मैं उन आदमियों को झूठा कह सकूं जो आपको जालिम कहते हैं। मियां मटके ने बड़ी मासूमियत से कहा। कौन कौन मुझे जालिम कहता है? बादशाह उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। उसे भी मालूम था कि मियां मटका बेजरर सा सीधा सादा आदमी है, जरूर उससे किसी ने बात की होगी। 2 आदमी थे जो मुअज्जिज तो थे मगर मुझसे कम थे। मियां मटके ने उसी तरह मासूम लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं सांपों को इंसानी गोश्त खिलाता हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और जो मेरी मर्जी आएगी वो ही करूँगा। अब तुम बताओ वो आदमी कौन थे, वरना मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। बादशाह गुस्से की शिद्दत से तख्त से उठकर खड़ा हो गया। इसका मतलब है आप वाकई जालिम हैं और अब शीशनाग की कसम के मुताबिक मुझे आपसे लड़ना भी पड़ेगा। मियां मटके ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। मियां मटके, तुम्हारी ये जुर्रत, बादशाह ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा और उसने जोर से 2 बार ताली बजाई और दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और 2 दरबान हाथ में तलवारें उठाए अंदर दाखिल हुए। मियां मटके को पकड़ो और ले जाकर कैद खाने में डाल दो और कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दो। उस वक्त तक उसे मारते रहो जब तक ये उन आदमियों के नाम ना बताए जिन्होंने मुझे जालिम कहा है, बादशाह ने दरबानों से मुखातिब होकर कहा। दरबानों ने तेजी से आगे बढ़कर मियां मटके के दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम वाकई जालिम हो। मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा, मियां मटके ने चीखते हुए कहा, मगर दरबानों ने उसे मजीद बात ना करने दी और घसीट कर कमरे से बाहर ले गए। दरबानों ने मियां मटके को घसीट कर जेल खाने पहुंचा दिया और एक बंद कोठरी में फेंक कर
वो जल्लाद को बादशाह का हुक्म सुनाने चले गए ताकि बादशाह के हुक्म के मुताबिक मियाँ मटके को कोड़े लगाए जा सकें। मियाँ मटका जेल की कोठरी में सर पकड़कर बैठा था। ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि आखिर बादशाह उससे किस बात पर नाराज हो गया है। उसने तो सिर्फ यही पूछा था कि आया वो जालिम है या नहीं। अभी वो बैठा सोच ही रहा था कि उसे कोठरी के रोशनदान में किसी परिंदे के परों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर उठाया तो चपरगटू तोते को रोशनदान में बैठे पाया। चपरगटू तोते, ये बादशाह ने आखिर मुझे क्यों जेल में बंद कर दिया है? मियाँ मटके ने चपरगटू तोते से सवाल किया। तुमने बादशाह को जालिम जो कह दिया, चपरगटू ने जवाब दिया। मगर मैंने तो उससे पूछा था, वो कह देता कि जालिम नहीं है बस। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। वो जालिम तो था, इसलिए कैसे इनकार कर देता? चपरगटू ने जवाब दिया। बात यह है, बस साबित हो गया कि बादशाह जालिम है। वो मुझसे कम मुअज्जिज आदमी सही कह रहे थे और जालिम के खिलाफ लड़ने की तुमने कसम उठाई हुई है, इसलिए अब तुम्हें बादशाह से लड़ना पड़ेगा। चपरगटू तोते ने उसे उसकी कसम याद दिलाते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी कसम का पाबंद हूँ। मैं अभी दरबानों से कहता हूँ कि वो बादशाह से कह दें कि मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो मुझसे कुश्ती करे। क्यों चपरगटू, ठीक है ना? मियाँ मटके ने कहा। नहीं, लड़ाई का ये मतलब नहीं कि तुम बादशाह से कुश्ती लड़ो। लड़ाई का ये मतलब होता है कि एक दूसरे का खात्मा कर दिया जाए। अब दो ही सूरतें हैं कि या तो बादशाह तुम्हें मार डालेगा या तुम लड़कर उसे मार डालो। चपरगटू तोते ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, ये बात है तो फिर ठीक है, मैं बादशाह से पूछ लेता हूँ कि वो मुझे मारेगा या मैं उसे मार डालूं। क्यों ठीक है चपरगटू तोते? मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। बादशाह ने तो तुम्हें मारने का हुक्म दे दिया है। अभी जल्लाद आएगा और तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देगा और तुमसे उन आदमियों के नाम पूछेगा जो तुम नहीं जानते। इसलिए कोड़े मारते मारते वो तुम्हें आखिरकार मार देंगे। चपरगटू ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, ये बात भी ठीक है, फिर क्या किया जाए? मियाँ मटका अब परेशान हो गया। तुम ऐसा करो, किसी नाग से कहकर यहाँ के दरबानों को मार डालो और जेल से बाहर आकर किसी जगह छुप जाओ। फिर इस तरह किसी सांप से कहकर बादशाह को भी मार डालना। चपरगटू तोते ने उसे तरीका बताते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, तुमने अच्छी बात बताई है, आने दो दरबानों को। मियाँ मटका चपरगटू तोते की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। फिर इससे पहले कि चपरगटू तोता कोई जवाब देता, कोठरी का दरवाजा खुला और दरबान अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में बड़े बड़े नेज़े थे। चलो बाहर, उनमें से एक ने डांट कर मियाँ मटके से कहा। हाँ चलो, मैं तो खुद बाहर जाना चाहता था। आओ, मियाँ मटके ने कहा और उठकर कोठरी से बाहर आ गया। दरबान उसे लेकर एक मैदान में आ गए जहाँ एक खौफनाक सूरत वाला जल्लाद हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था। मैदान में एक टिकटिकी भी मौजूद थी जिससे मियाँ मटके को बांधकर उस पर कोड़े मारे जाने थे। इसे टिकटिकी से बांध दो। जल्लाद ने दरबानों से मुखातिब होकर कहा। ठहरो, मेरी बात सुनो। मैंने अब बादशाह से लड़ना है, इसलिए तुम दरमियान में मत आओ और मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार न होऊंगा। मियाँ मटके ने दरबानों और जल्लाद से मुखातिब होकर कहा। चलो चलो बांधो इसे, ये पागल हो गया है। अभी कोड़े मार मार कर मैं इसे सीधा कर दूंगा। जल्लाद ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अच्छा, तुमने मुझे पागल कहा है? मुझ जैसे अक्लमंद आदमी को पागल कहा है? ठीक है, पहले मैं तुमसे लड़ता हूँ, मियाँ मटके ने कहा। मगर दरबानों ने उसकी कोई बात ना सुनी और उसे जबरदस्ती घसीट कर टिकटिकी से बांधने लगे। शोला सांप, शोला सांप, कहाँ हो तुम? आओ मेरे पास और उन्हें सजा दो जो मुझे पागल कहते हैं, मियाँ मटके ने जोर से चीखते हुए कहा। और फिर अभी दरबानों ने मियाँ मटके को पूरी तरह बांधा ही न था कि अचानक सांप के फुनकारने की आवाज उनकी पुश्त पर सुनाई दी और दरबान खौफ से उछल पड़े और मियाँ मटका उनके हाथों से छूट गया। फिर इससे पहले कि दरबान कुछ समझते, एक स्याह रंग के बड़े से सांप ने उनमें से एक की पिंडली पर काट लिया और वो चीख मारकर वहीं जमीन पर तड़पने लगा। दूसरे ने सांप को नेजा मारना चाहा, मगर सांप ने झुकाई देकर उसका वार बचाया और फिर उसे भी काट लिया और वो भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये सूरत हाल देखकर जल्लाद घबरा कर वापस भागा, मगर सांप इंतहाई तेजी से उसके पीछे भागा और चंद कदम दूर ही उसने उसे जा लिया और फिर सांप ने उसे भी काट लिया। जल्लाद भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद लम्हे तड़पने के बाद दम तोड़ गया। दोनों दरबान भी खत्म हो चुके थे। दूर खड़े बाकी दरबानों ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो भी जान के खौफ से भाग पड़े। आओ शोला सांप, मेरे पास आ जाओ, अब मैं बादशाह के पास जाता हूँ, मियाँ मटके ने कहा और सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ा।
मियाँ मटके ने उसे उठाकर अपने गले में यूं डाल लिया जैसे कोई औरत हार पहनती है। चपरगट्टू तोता भी फड़फड़ाता हुआ आया और मियाँ मटके के कांधे पर बैठ गया। मियाँ मटका फखर से अकड़ता हुआ जेल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी दरबान ने उसे रोकने की हिम्मत ना की और वो बड़े इत्मीनान से जेल से बाहर आ गया। अब उसका रुख शाही महल की तरफ था। बादशाह ज़माक अपने खास कमरे में आराम कर रहा था कि एक दरबान ने अंदर दाखिल होकर फर्शी सलाम किया। दरबान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। क्या बात है? बादशाह ने उससे मुखातिब होकर कहा। हजूर, मियाँ मटके ने जेल के 2 दरबानों और जल्लाद को एक काले सांप से डसवा कर मार डाला है और अब वो शाही महल की तरफ आ रहा है और ऐलान करता आ रहा है कि वो आपसे लड़ेगा। दरबान ने खौफजदा लहजे में कहा। मियाँ मटके की ये हिम्मत कि वो मुझसे टकराए, मैं उसकी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बादशाह गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से ताली बजाई। ताली बजते ही एक कनीज अंदर दाखिल हुई। सिपा सालार को हाजिर करो और शाही महल के दरबानों को हुक्म दे दो कि महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, किसी को अंदर ना आने दिया जाए। बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए उसे हुक्म दिया और कनीज तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। बादशाह ने दरबानों को भी वापस जाने के लिए कहा और दरबान भी सलाम करके बाहर निकल गए। बादशाह को मियाँ मटके की जसारत पर इतना गुस्सा आया था कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो गुस्से से मुट्ठियां भेजता जैसे उसका बस ना चल रहा हो कि मियाँ मटके को जिंदा ही जमीन में दफन कर दे। कनीज को गए हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजा खुला और सिपा सालार कमरे के अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने आकर झुक गया। सिपा सालार, मियाँ मटका पागल हो गया है, मुझसे लड़ने के लिए शाही महल में आ रहा है। तुम फौज को फसील पर चढ़ा दो और मियाँ मटका जैसे ही फसील के करीब आए उस पर तीरों की बारिश कर दो और फिर उसकी लाश टांग से पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने ले आओ। बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए सिपा सालार को हुक्म दिया। आपके हुक्म की तामील होगी। सिपा सालार ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया और फिर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। बादशाह सिपा सालार के जाने के बाद पहले तो चंद लम्हे वहीं कमरे में टहलता रहा, मगर जब उसका गुस्सा कम ना हुआ तो उसने खुद फसील पर जाने का फैसला किया ताकि खुद अपनी आंखों से मियाँ मटके को मरते हुए देखे। मियाँ मटका शोला सांप को गले में लटकाए और चपरगट्टू तोते को कांधे पर बिठाए बड़ी शान से शाही महल की तरफ बढ़ा जा रहा था। शहर के लोगों को भी उसके इरादे का इल्म हो गया, चुनाचे वो सब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो सब दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह मियाँ मटका इस जालिम बादशाह का खात्मा करने में कामयाब हो जाए। मियाँ मटका जब शाही महल के करीब पहुंचा तो उसने महल के दरवाजे बंद देखे। शाही महल के इर्द गिर्द वसी मैदान था। वो महल के दरवाजे से कुछ दूर जाकर रुक गया। ये शाही महल के दरवाजे क्यों बंद हैं? दरबान कहाँ गए? मियाँ मटके ने हैरत से इधर उधर देखते हुए चपरगट्टू तोते से पूछा। मेरा ख्याल है बादशाह को तुम्हारे आने की इत्तला मिल गई है, इसलिए वो छुप गया है। चपरगट्टू तोते ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मियाँ मटका कुछ कहता, उसने देखा कि फसील पर हर तरफ फौज के सिपाही ही सिपाही नजर आने लगे थे। उनके हाथों में कमानें थीं जिनमें उन्होंने तीर चढ़ा रखे थे और उन सब की नजरें मियाँ मटके पर जमी हुई थीं। ये सिपाही क्या निशानाबाजी करने वाले हैं? मियाँ मटके ने हैरान होकर पूछा। वो तुम पर तीर चलाना चाहते हैं, तुम फौरन पीछे हट जाओ, इतना पीछे कि तीर तुम तक ना पहुंच सकें। चपरगट्टू तोते ने घबराए हुए लहजे में पूछा। वाह, मैं कोई बुज़दिल हूँ, पीछे क्यों हटूं? मैं तो आगे जाऊंगा, मियाँ मटके ने कहा और फिर तेजी से महल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे फसील पर सिपा सालार नजर आया। उसने हवा में जोर से हाथ हिलाया और उसके हाथ हिलाते ही सिपाहियों ने मियाँ मटके पर तीरों की बारिश कर दी। मगर हैरत अंगेज बात यह हुई कि तमाम तीर मियाँ मटके के जिस्म से इधर उधर गुजर गए और मियाँ मटके को एक तीर भी ना लगा। मियाँ मटका बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ता चला गया। ये तीर तुम्हें क्यों नहीं लगे? इस बार हैरान होने की बारी चपरगट्टू तोते की थी। मेरे गले में शोला सांप जो मौजूद है, जिस जगह शोला सांप हो वहाँ कोई हथियार असर नहीं करता, मियाँ मटके ने जवाब दिया। अच्छा ये बात है, बड़ी अजीब खासियत है इस सांप की। चपरगट्टू तोते ने हैरान होकर कहा। हाँ, इन सांपों की खसूसियात मैं जानता हूँ, मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे दूसरी बार उस पर तीरों की बारिश हुई, मगर कोई तीर भी उसे ना लगा और मियाँ मटका बड़े इत्मीनान से चलता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंच गया। अब वो इस पोजीशन में था कि उस पर तीरंदाजी भी ना की जा सकती थी, क्योंकि उसके सर पर दरवाजे की बड़ी सी मेहराब थी। शोला सांप, दरवाज़ा खोल दो, मियाँ मटके ने सांप से मुखातिब होकर कहा और सांप उसका हुक्म सुनते ही उसके गले से उतरा
और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जोर से फुनकार मारी और उसके मुंह से शोले निकलकर दरवाजे से लगे और दूसरे लम्हे लकड़ी के दरवाजे को आग लग गई और वो धड़ाधड़ जलने लगा। शोला सांप, अपनी रियाया को बुलाओ और महल के अंदर जितने आदमी हैं सबका खात्मा कर दो। मियाँ मटके ने नया हुक्म दिया। अब उससे भी गुस्सा आ गया। शोला सांप ने उसका हुक्म सुनते ही जोर से फुनकार मारी और फिर मियाँ मटके ने देखा कि शहर की तरफ से बेशुमार सांप तेजी से रेंगते हुए शाही महल की तरफ बढ़ने लगे। ये सांप तादाद में लाखों थे और सबके सब नहायत जहरीले थे। दरवाज़ा अभी तक चल रहा था और मियाँ मटका दरवाजे से बाहर इत्मीनान से खड़ा था। फिर जैसे ही सांपों की फौज महल के करीब पहुंची, दरवाज़ा धड़ाम से नीचे आ गिरा और सांप तेजी से रेंगते हुए महल में दाखिल हो गए। दूसरे लम्हे अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ें सुनाई दी और महल में भगदड़ मच गई। सांपों ने महल में मौजूद दरबानों और सिपाहियों को तेजी से काटना शुरू कर दिया और उनके काटने से वो सब कीड़े मकोड़ों की तरह मरते चले गए। मियाँ मटका अब भी बड़े इत्मीनान से महल के बाहर खड़ा था। वो इस इंतजार में था कि महल में मौजूद तमाम दरबान और सिपाही मर जाएं और अकेला बादशाह रह जाए तो वो अंदर जाए। उसे मालूम था कि जब मर जाएंगे तो सांप बाहर आ जाएंगे। बादशाह जमाक जब फसील पर पहुंचा तो उस वक्त मियाँ मटके पर तीरों की पहली बौछार की गई थी, मगर बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि एक तीर भी मियाँ मटके को नहीं लगा था। ये क्या हो रहा है कि तुम्हारी फौज के निशाने इतने खराब हैं? बादशाह ने गुस्से से धाड़ते हुए सिपा सालार से कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं हजूर, नामालूम मियाँ मटके को तीर क्यों नहीं लगे? सिपा सालार ने घबराए हुए लहजे में कहा और फिर उसने दूसरी बौछार करने का हुक्म दिया और जब दूसरी बौछार भी खाली गई तो वो सब हैरत से नाच से गए। बादशाह भी सख्त हैरान हुआ क्योंकि उसने देखा था कि तीर सीधे मियाँ मटके की तरफ जाते जाते अपना रास्ता बदल जाते थे और मियाँ मटका उसी तरह इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ये क्या हो रहा है? मियाँ मटके को तीर क्यों नहीं लगते? बादशाह ने कहा। इस बार उसका लहजा बौखलाया हुआ था। सिपा सालार भला क्या जवाब देता? वो खुद परेशान था। फिर इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्होंने देखा कि महल के बड़े दरवाजे को आग लग गई है और दरवाजा धड़ाधड़ जलने लगा है। ये मियाँ मटका क्या बला है? उसने दरवाजे को आग कैसे लगा दी? बादशाह ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि सिपा सालार कोई जवाब देता, फसील पर मौजूद सिपाही खौफ से चीखने लगे, सांप, सांप आ रहे हैं। बादशाह ने देखा तो वाकई लाखों की तादाद में सांप चारों तरफ से इंतहाई तेज रफ्तारी से महल की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इन्हें रोको, इन्हें रोको, ये बेहद जहरीले सांप हैं, बादशाह ने चीख कर कहा। और फिर कुछ सोचकर वो दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें उसने अपने पालतू सांप रखे हुए थे। उसने सोचा था कि वो इन सांपों को आने वाले सांपों से मुकाबले के लिए छोड़ देगा क्योंकि उसके पास भी दुनिया के सबसे जहरीले सांप मौजूद थे। मगर जैसे ही वो सांपों वाले कमरे में दाखिल हुआ वो हैरत के मारे नाच गया। कमरे में मौजूद सैकड़ों सांप गायब थे। कमरे में एक भी मौजूद न था। अब तो वो और भी ज्यादा घबरा गया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे। उसी लम्हे उसे महल के दरवाजे पर चीखो पुकार की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी से बाहर निकल आया और फिर ये देखकर खौफ के मारे उसका रंग जर्द पड़ गया कि महल के अंदर सांप ही सांप दाखिल हो गए थे और वो धड़ाधड़ दरबानों और सिपाहियों को काट रहे थे। जिसे वो काट लेते वो वहीं गिरकर एक लम्हे में तड़प कर खत्म हो जाता। सिपाहियों और दरबानों में भगदड़ मच गई थी और वो अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर सांप तो लाखों की तादाद में थे। वो कमरों तक में घुस आए थे, इसलिए उनसे बचने की कोई सूरत ना थी। अब तो बादशाह बिल्कुल ही घबरा गया था। इस वक्त उसके गले में कोई सांप ना था। जो उसके गले में था वो उसे अपने खास कमरे में ही छोड़ आया था। उसे यकीन हो गया कि सांप उसे भी काट लेंगे और वो यकीनन मर जाएगा। अचानक उसे एक ख्याल आया और वो तेजी से दौड़ता हुआ महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ एक अलहदा कमरा बना हुआ था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे के दरमियान एक पिंजरा लटक रहा था जिसमें सुनहरे रंग की एक चिड़िया मौजूद थी। सुनहरी चिड़िया, मैं फौरन सामरी जादूगर से मिलना चाहता हूँ, बादशाह ने चिड़िया से मुखातिब होकर कहा। चिड़िया ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो धुआं बनकर पिंजरे से गायब हो गई और फिर चंद लम्हों बाद कमरे में शू शू की आवाजें बुलंद हुईं और स्याह रंग का धुआं नजर आने लगा। धुआं तेजी से सिमटता चला गया और अब वहां एक खौफनाक सूरत वाला बूढ़ा सा इंसान नजर आने लगा जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। सामरी जादूगर, मुझे मियाँ मटके के सांपों से बचाओ, वो मुझे मार डालेंगे, बादशाह ने सामरी जादूगर को देखते ही खौफ से चीखते हुए कहा। हाँ,
तुमने मुझे बर वक्त बुला लिया, वरना मियाँ मटका तुम्हें वाकई मार डालता। सामरी जादूगर ने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें हर साल 10 कंवारी लड़कियों का खून पिलाता हूँ, मुझे बचाओ। बादशाह ने खौफ के मारे उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। सामरी जादूगर ने कहा, फिर जल्दी करो, कहीं मियाँ मटके के सांप ना आ जाएं। बादशाह अपनी जान के खौफ से बुरी तरह फिक्रमंद था। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने महल में भेज देता हूँ, मियाँ मटका वहां ना पहुंच सकेगा। अगर वो वहां आया तो मैं उसे अपने जादू से कैद कर दूंगा। सामरी जादूगर ने उसे जवाब दिया और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर बादशाह पर फूंक दिया। दूसरे लम्हे बादशाह का जिस्म धुएं में तब्दील हो गया और धुआं चंद लम्हे में बिखर कर गायब हो गया। इसके साथ ही सामरी जादूगर भी गायब हो गया। अब कमरा खाली पड़ा था। शोला सांप ने जब मियाँ मटके को बताया कि फसील में मौजूद तमाम दरबान सिपाही और कनीजें खत्म हो गई हैं और बादशाह अकेला रह गया है, तो मियाँ मटका बड़े फख्र से अकड़ता हुआ शाही महल में दाखिल हुआ। महल में हर तरफ दरबानों और सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थीं। मियाँ मटका महल में बादशाह को तलाश करता रहा, मगर बादशाह वहां होता तो उसे मिलता। ये बादशाह कहाँ चला गया, चपरगटू तोते? मियाँ मटके ने बादशाह की तलाश में नाकाम होकर पूछा। मालूम नहीं, मैं खुद भी महल का कोना कोना छान आया हूँ, बादशाह कहीं भी नहीं है, चपरगटू तोते ने जवाब दिया। बादशाह सामरी जादूगर के महल में पहुंच गया है। सामरी जादूगर, जो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, बादशाह का दोस्त है। शोला सांप ने मियाँ मटके से मुखातिब होकर कहा, अच्छा, बुज़दिल कहीं का, भाग गया ना आखिर, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने भी कसम खाई हुई है। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा, मगर इसके लिए तुम्हें सामरी जादूगर के महल में जाना पड़ेगा। चपरगटू तोते ने कहा, कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। मियाँ मटके ने यूं इत्मीनान से जवाब दिया जैसे ये इसके लिए कोई मसला ही ना हो। उधर शहर के लोगों को जब मालूम हुआ कि महल के अंदर मौजूद तमाम दरबान और सिपाही मर गए हैं, तो वो खुशी से नारे लगाते हुए महल में दाखिल हो गए। सांप वापस जा चुके थे। वो सब आकर मियाँ मटके के गिर्द जमा हो गए और बादशाह के खिलाफ नारे लगाने लगे। बादशाह भाग गया है, वो सामरी जादूगर के महल में चला गया है। मियाँ मटके ने उन्हें बताया, सामरी जादूगर, वो तो बेहद जालिम और ताकतवर जादूगर है, अब क्या होगा? लोगों की खुशी पर ओस पड़ गई। कोई बात नहीं, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, बेशक वो मुझसे कुश्ती लड़कर देख ले। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। मियाँ मटके, किसी तरह बादशाह का खात्मा होना चाहिए, वरना वो किसी वक्त भी वापस आ सकता है। मजमे में से उन्हीं 2 आदमियों ने आगे बढ़कर कहा, जो पहले मियाँ मटके से आकर मिले थे। मैं उसका खात्मा कर दूंगा, मैं अभी सामरी जादूगर के महल में जाता हूँ। क्यों चपरगटू तोते? मियाँ मटके ने जोश में आकर कहा। ठीक है, ठीक है। चपरगटू तोते ने भी सर हिलाते हुए कहा, हमें बादशाह की लाश चाहिए, हमें बादशाह की लाश चाहिए। लोगों ने नारे लगाए। फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर उसकी लाश ले आता हूँ, ये मेरा तुमसे वादा है। वो खुद आए या ना आए, मैं उसकी लाश जरूर ले आऊंगा, मियाँ मटके ने कहा। और सब मियाँ मटके के नारे लगाने लगे। मियाँ मटका जिंदाबाद, मियाँ मटका जिंदाबाद। महल नारों से गूंज उठा और फिर मियाँ मटका खुशी से फूलकर और भी ज्यादा मोटा हो गया और वो अकड़ता हुआ महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि सामरी जादूगर के महल में जाए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर सामरी जादूगर के महल में पहुंच जाए, मगर क्या करता, मजबूर था, वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए पैदल चल रहा था। फिर महल से निकलकर वो मैदान में आ गया और अब सोचने लगा कि किधर जाए, क्योंकि उसे सामरी जादूगर के महल का तो पता ही ना था। सामरी जादूगर के अजीमुशान महल में पहुंचकर बादशाह को काफी इत्मीनान हो गया। ये इतना बड़ा और अजीमुशान महल था कि बादशाह का अपना महल भी उसके सामने किसी फकीर की झोंपड़ी लगता था। महल पसंद आया है बादशाह? सामरी जादूगर ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। ओ सामरी जादूगर, ये तो वाकई अजीमुशान महल है। आज तक मैं यही समझता रहा कि मेरा महल बहुत बड़ा है, मगर इस महल को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि महल कहते किसे हैं। बादशाह ने बड़े खलूस भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया बादशाह सलामत, इस तारीफ के लिए। सामरी जादूगर बादशाह के मुंह से अपने महल की तारीफ सुनकर बेहद खुश हुआ था, मगर यहाँ वो मियाँ मटका तो नहीं पहुंच जाएगा। वो तो सख्त खतरनाक आदमी निकला। मैं तो उसे भोला भाला और अहमक समझता था। बादशाह को मियाँ मटके का ख्याल आया तो वो कांप उठा। अरे, मियाँ मटके की क्या जुर्रत कि वो इस महल के नजदीक भी आ सके। इस महल की हिफाजत सामरी का जादू कर रहा है, और तुम जानते हो सामरी के जादू का कोई तोड़ नहीं है।
सामने जादूगर ने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठते हुए बड़े मगरूराना लहजे में कहा, ओ हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही ना रहा था, लेकिन अब मैं वापस अपने मुल्क कैसे पहुंचूंगा? मेरे बाद तो वहां तख्त पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। बादशाह ने कहा, देखो जमाक, फिलहाल तुम अपने मुल्क वापस जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे तमाम साथी हलाक कर दिए गए हैं। इसलिए अगर तुम वहां गए तो वो लोग तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगे। सामरी जादूगर ने बादशाह को समझाते हुए कहा, मगर मैं कब तक यहाँ रहूंगा? तुम कोई ऐसा जादूगर हो कि वो सब लोग मेरे मुतीओ फरमा बरदार हो जाएं। बादशाह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, सुनो जमाक, मियाँ मटका के कब्जे में शोला सांप है, जिसे सांपों का देवता समझा जाता है। वो इंसानों की तरह बातें कर सकता है और इंतहाई ज़हीन और अक्लमंद है। जब तक ये सांप मियाँ मटके के कब्जे में है, मेरा जादू उस पर नहीं चल सकता, और अगर मैं मुल्क के बाशिंदों पर जादू करूं तो शोला सांप की वजह से वो जादू एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगा। सामरी ने उसे समझाते हुए कहा, ओह, फिर तो मियाँ मटका यहाँ घुस आएगा, उसके पास तो शोला सांप होगा। बादशाह को खौफ से पसीना आ गया। अरे तुम इतना डरते क्यों हो? यहाँ शोला का जोर नहीं चल सकता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं इस दौरान कोशिश करूंगा कि किसी तरह मियाँ मटके का खात्मा करके उस शोला सांप पर कब्जा कर लूं। जैसे ही शोला सांप मेरे कब्जे में आया, फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे मुकाबले में ना ठहर सकेगी। और दूसरी बात ये कि शोला सांप मैं तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। इसके बाद तुम चैन से हुकूमत करते रहना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मुकाबले में ना ठहर सकेगी। सामरी जादूगर ने कहा, अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो वाकई अपने महल की तरह खुद भी अजीम हो। जिंदाबाद। बादशाह जमाक सामरी की बात सुनकर खुशी से उछलने लगा। सामरी की आदत है, जब वो किसी को दोस्त कह दे तो फिर उसके साथ दोस्ती निभाता भी है। सामरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर वो शोला सांप कब तुम हासिल करोगे? बादशाह ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। देखो समाक, मियाँ मटका बहुत भोला और सीधा सादा सा आदमी है, कतन बेजरर सा। वो लोगों के कहने में आकर जरूर मुझसे मुकाबला करने यहाँ आएगा। जाहिर है शोला सांप भी उसके हमरा होगा। मैंने तुम्हारे यहाँ आते ही ऐसा इंतजाम किया है कि मियाँ मटका शोला सांप को अपने जिस्म से अलहदा कर देगा। बस जैसे ही वो शोला सांप को अलहदा करेगा, मैं एक लम्हे में उसे मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद शोला सांप आज़ाद होगा और मैं उस पर आसानी से कब्जा कर लूंगा। इसलिए फिलहाल तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे मतलब की हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। सामरी जादूगर ने कहा, अच्छा ठीक है, बस कोशिश करो कि जल्द अज जल्द काम हो जाए। बादशाह ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सामरी जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। बादशाह जमाक चंद लम्हे बैठा कुछ सोचता रहा, फिर उठकर करीब पड़े हुए बिस्तर पर लेट गया। सामरी जादूगर की तलाश में मियाँ मटका निकल तो पड़ा, लेकिन अब मैदान में आकर वो सोच रहा था कि आखिर सामरी जादूगर को कहाँ तलाश करे। अरे चपरगटू तोते, बताओ ना कि सामरी जादूगर कहाँ रहता है। अचानक मियाँ मटके ने कांधे पर बैठे हुए तोते से मुखातिब होकर कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ रहता है, मेरा ख्याल है जादू नगरी में रहता होगा। चपरगटू तोते ने नींद के झोंके से बेदार होते हुए कहा, तुम्हारा सत्यानाश, तुम बस हर वक्त सोते ही रहते हो। चलो इतना तो करो, ख्वाब में ही सामरी जादूगर के रहने की जगह देख लो। मगर तुम्हें तो ख्वाब में भी मिठाइयाँ नजर आती होंगी। मियाँ मटके ने हाथ उठाकर कांधे पर बैठे हुए चपरगटू तोते को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए कहा, मगर चपरगटू तोता उड़कर उसकी टोपी पर जा बैठा, क्योंकि वो जानता था कि मियाँ मटके के छोटे छोटे हाथ उसके सर तक नहीं पहुंच सकते। शोला सांप, ये चपरगटू तोता तो हराम खोर है, इसे कुछ नहीं मालूम, तुम ही बताओ कि सामरी जादूगर कहाँ रहता है। मियाँ मटके ने चपरगटू तोते की तरफ से नाउम्मीद होकर गले में लिपटे हुए शोला सांप से मुखातिब होकर कहा, मियाँ मटके, सामरी जादूगर इतना दूर रहता है कि तुम तमाम उम्र भी चलते रहो तब भी उस तक ना पहुंच सकोगे। इसलिए बेहतर यही है कि उसका ख्याल छोड़ दो और वापस चलो। शोला सांप ने मियाँ मटके को समझाते हुए कहा, हश, बुज़दिलों की सी बातें कर रहे हो। हालांकि सांपों के बादशाह हो, बादशाह तो बहादुर होते हैं। मैंने वादा किया है कि उस जालिम बादशाह की लाश लाऊंगा, और अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मियाँ मटके ने अपना छोटा सा सर हिलाते हुए कहा, अगर तुम जिद करते हो तो फिर एक ही सूरत है कि तुम बूढ़ी चुड़ैल की मदद हासिल करो, वही तुम्हें सामरी जादूगर के महल तक पहुंचा सकती है। शोला सांप ने जवाब दिया, बूढ़ी चुड़ैल, भला उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाएगी कि वो मुझे इतनी दूर तक उठा कर ले जाए।
वो तो बूढ़ी होगी, चाहे चुड़ैल ही क्यों ना हो। मियाँ मटके ने हैरत भरे लहजे में कहा, सामरी जादूगर की टक्कर की जादूगरनी अगर इस दुनिया में है तो वो बूढ़ी चुड़ैल ही है। वो तुम्हें जादू के जोर से एक लम्हे में सामरी जादूगर तक पहुंचा सकती है, और अगर वो खुश हो जाए तो सामरी जादूगर के खात्मे में तुम्हारी मदद भी कर सकती है। शोला सांप ने वजाहत करते हुए कहा, ओह फिर तो ठीक है। कहाँ है वो बूढ़ी चुड़ैल? बहुत बदसूरत तो नहीं? ऐसा ना हो कि मैं उसकी शक्ल देखते ही डर जाऊं। मियाँ मटके ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो यहाँ से शमाल की तरफ वीरान पहाड़ी में एक गार में रहती है, तुम्हें वहां तक जाना होगा। शोला सांप ने कहा और मियाँ मटका सर हिलाता हुआ वीरान पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे तक चलने के बाद वो वीरान पहाड़ी पर पहुंच गया, मगर वहां कहीं भी कोई ऐसी गार नजर न आ रही थी जिसमें बूढ़ी चुड़ैल बैठी नजर आती। कहाँ है वो बूढ़ी चुड़ैल? मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। कहीं मेरे आने का सुनकर दहशत की वजह से मर तो नहीं गई? मियाँ मटके ने इधर उधर देखते हुए कहा और शोला सांप उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मियाँ मटके, बूढ़ी चुड़ैल जिस गार में रहती है उसका दरवाजा उस वक्त खुलता है जब कोई आदमी उस पर अपना खून छिड़के। वो देखो सामने जो बड़ी सी गार है उसके अंदर बूढ़ी चुड़ैल रहती है। तुम ऐसा करो कि अपनी छोटी उंगली में से 2-3 कतरे खून उस गार के धाने पर टपकाओ। शोला सांप ने कहा, वाह मेरा खून फालतू है, मैं क्यों टपकाऊं? क्यों चपरगटू तोते? मियाँ मटके ने बिदकते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो पहले ही खून नहीं है। चपरगटू ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, तो फिर तुम सामरी जादूगर के पास नहीं जा सकते। शोला सांप ने फैसलाकुन लहजे में कहा, अच्छा चलो ठीक है। मियाँ मटके ने मजबूरन रजामंद होते हुए कहा और फिर उसने अपनी उंगली को मुंह में डालकर जोर से चबाया। दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेख्तियार चीख सी निकल गई। उसने जोश में कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था, इसलिए उंगली खासी कट गई थी। और फिर मियाँ मटका नाचते हुए जोर जोर से अपनी उंगली को झटकने लगा, जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून के छींटे उड़ उड़ कर उस गार के धाने पर गिरने लगे। और दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और गार का धाना और ज्यादा खुलता चला गया, जैसे गार बड़ी होती जा रही हो। मियाँ मटके को ये मंजर देखकर अपनी तकलीफ भूल गई और वो हैरत से ये मंजर देखने लगा। गार का धाना बड़ा होते ही अंदर से एक कहकहे की आवाज सुनाई दी। आवाज बड़ी करीह किस्म की थी। आओ मियाँ मटके, आओ अंदर आ जाओ। अंदर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और मियाँ मटके को यूं महसूस हुआ जैसे कोई जबरदस्ती उसे खींचकर गार की तरफ ले जा रहा हो। और फिर चंद लम्हों बाद वो गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से बहुत बड़ी और रोशन थी। गार के दरमियान में एक बूढ़ी मगर इंतहाई बदसूरत औरत नुमा चुड़ैल आलती पालती मारे फर्श पर बैठी हुई थी। उसके सामने शीशे का एक बड़ा सा ग्लोब पड़ा हुआ था। तो तुम सामरी जादूगर से लड़ोगे? बूढ़ी चुड़ैल ने मियाँ मटके के करीब पहुंचते ही कहा, नहीं, मुझे सामरी जादूगर से कोई मतलब नहीं। मैं तो वहां से बादशाह जमाक की लाश लाना चाहता हूँ। वो खुद बेशक ना आए, मुझे परवाह नहीं, बस उसकी लाश मिल जाए। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा, मगर वो सामरी जादूगर की पनाह में है और सामरी जादूगर को हलाक किए बगैर तुम बादशाह को हाथ भी नहीं लगा सकते। बूढ़ी चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, मैं उसे पैर लगा दूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों चपरगटू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मियाँ मटके ने आदत के मुताबिक अपनी बात की तस्दीक चपरगटू तोते से करानी चाहिए, मगर चपरगटू तोते पर शायद नींद का झोंका कुछ ज्यादा ही था, इसलिए उसने कोई जवाब ना दिया। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बूढ़ी चुड़ैल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मौत की हरकारा, मेरी बात सुनो। मियाँ मटका सीधा सादा सा आदमी है, तुम उसकी बातों का बुरा ना मनाओ। दरअसल हम बादशाह को खत्म करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें सामरी जादूगर को ही क्यों ना हलाक करना पड़े। अचानक शोला सांप ने कहा और बूढ़ी जादूगरनी चौंक कर गौर से मियाँ मटके के गले में लटके हुए शोला सांप को देखने लगी। दूसरे लम्हे उसके बदसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसकी आंखों में तेज चमक थी। ओह शोला सांप, सांपों के बादशाह तुम? मैंने तो तुम्हें देखा ही ना था। बहुत खूब। सुनो शोला, सामरी जादूगर ने फैसला किया है कि वो तुम्हें मियाँ मटके से अलहदा करके अपने कब्जे में करेगा और मियाँ मटके को मार डालेगा, और उसने उसके लिए पूरा मंसूबा बना रखा है। अगर तुम मेरे पास ना आते तो यकीनन उसके जाल में फंस जाते, मगर अब मैं चाहूँ तो सामरी जादूगर को तुम्हारे मियाँ मटके के हाथों
मरवा सकती हूँ, मगर मुझे उससे क्या फायदा होगा? बूढ़ी चुड़ैल ने नरम लहजे में कहा। तुम क्या फायदा हासिल करना चाहते हो? बोलो। शोला ने कहा, अगर तुम ये वादा करो कि उसको शिकस्त देने के बाद उसके महल के तहखाने में मौजूद जादूगर देवता का बुत लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा, मुझे मंजूर है। शोला सांप ने जवाब दिया। अगर शोला सांप को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर, बल्कि कबूल है। मियाँ मटके ने फौरन ही शोला सांप की तायद करते हुए कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें वहां भी पहुंचा देती हूँ और तुम्हें एक गुड़िया देती हूँ। उस गुड़िया की मौजूदगी में सामरी जादूगर का जादू तुम पर नहीं चल सकेगा। आगे तुम्हारा अपना काम है कि तुम उसे किस तरह हलाक करते हो। बूढ़ी चुड़ैल ने राजी होते हुए कहा और फिर उसने अपने पास पड़े हुए बड़े से झोले में से एक पुरानी सी छोटी सी गुड़िया निकालकर मियाँ मटके की तरफ बढ़ा दी। उस गुड़िया के पूरे जिस्म में सुइयां चुभी हुई थी। इसमें सुइयां क्यों चबो रखी हैं? बेचारी को दर्द हो रहा होगा। मियाँ मटके ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा और एक सुई को निकालने लगा। अरे अरे, इसमें से एक सुई भी ना निकालना, वरना ये गुड़िया बेकार हो जाएगी और फिर सामरी जादूगर ने तुम्हें आसानी से हलाक कर देना है। बूढ़ी चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, मियाँ मटके, ये गुड़िया तुम जेब में डाल लो। शोला सांप ने कहा और मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए गुड़िया को जेब में डाल लिया। अब तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, बूढ़ी चुड़ैल ने कहा और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद होते ही मियाँ मटके को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से जमीन गायब हो गई हो। चंद लम्हों तक यही एहसास होता रहा, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जमीन पर खड़ा है। आंखें खोल दो, उसे बूढ़ी चुड़ैल की आवाज सुनाई दी और मियाँ मटके ने आंखें खोल दी तो उसे सामने धुएं के बादलों में लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा और अजीमुशान महल नजर आने लगा। मियाँ मटके, यही सामरी जादूगर का महल है, अब हमने इसमें दाखिल होना है। शोला सांप ने कहा, तो इसका दरवाजा तो होगा, बस उसमें से दाखिल हो जाएंगे। क्यों चपरगटू तोते? मियाँ मटके ने जवाब देते हुए कहा। दरवाजा ना होगा तो उड़कर चले जाएंगे, चपरगटू तोते ने जवाब देते हुए कहा। सुनो मियाँ मटके, अगर हम इस तरह सीधे सीधे सामरी जादूगर के महल में दाखिल हो गए तो उसकी फौज हमारे पर हमला कर देगी और फिर वहाँ वो जालिम बादशाह भी मौजूद होगा। शोला सांप ने कहा, तो फिर हम उल्टे होकर कैसे दाखिल हों? हमारी उल्टी तरफ तो आंखें ही नहीं हैं। मियाँ मटके ने परेशानी के आलम में सर हिलाते हुए कहा, सुनो, पहले चपरगटू तोता उड़कर महल के अंदर जाए, वो वहां जाकर एक ऐसी जगह छुप जाए जहां से वो देख सके कि सामरी जादूगर सो गया है या नहीं। जब वो देखे कि सामरी जादूगर सो गया है तो फिर वो हमारे पास आए, उस वक्त हम अंदर दाखिल होंगे। शोला सांप ने तजवीज पेश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? उस वक्त तो हमें खुद नींद आ जाएगी। मियाँ मटके ने कहा, मगर इससे पहले कि शोला सांप उसकी बात का जवाब देता, अचानक महल की तरफ से शोर सुनाई दिया और फिर मियाँ मटका ये देखकर खौफ से उछलने लगा कि महल की तरफ से हजारों अफराद घोड़ों पर सवार तलवारें लहराते हुए उनकी तरफ लपके चले आ रहे हैं। चपरगटू तोता हमलावरों को देखकर खौफ से उछला और फड़फड़ाता हुआ आसमान की तरफ उड़ता चला गया, जबकि शोला सांप तेजी से रेंगता हुआ उसकी गर्दन से उतरकर जमीन में मौजूद बड़ी सी घास में रेंगता हुआ कहीं गायब हो गया। अब मियाँ मटका वहां अकेला रह गया और इतने सारे हमलावरों को देखकर उसके तो औसान खता हो गए और वो खौफ की शिद्दत से पागलों की तरह कभी इधर दौड़ता और कभी उधर दौड़ता। अरे चपरगट्टू, मुझे भी पंजों में दबाकर आसमान की तरफ ले चलो। अरे सांपों के बुज़दिल बादशाह शोला, तुम कहाँ मर गए? मियाँ मटके ने जोर जोर से चीखते हुए कहा, मगर वो दोनों अपनी जानें बचाकर फरार हो गए थे। उसी लम्हे हमलावरों ने उसे घेर लिया और एक हमलावर ने मियाँ मटके पर कमंद फेंकी और जब रस्सी मियाँ मटके की कमर में फंस गई तो उन्होंने घोड़े मोड़े और मियाँ मटका उनके पीछे घिसटता चला गया। उसकी टोपी उतर गई, कपड़े फट गए और वो चीखे मारता रहा, लेकिन घोड़े ना रुके और वो उसे घसीटते हुए सामरी के महल की तरफ बढ़ते चले गए। सामरी का दरबार लगा हुआ था। सामरी जादूगर एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा बड़े फाखराना अंदाज में कहकहे मार रहा था। उसके साथ वाली कुर्सी पर मुल्क ईरान का जालिम बादशाह जमाक भी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर भी खुशियां नाच रही थीं। इर्द गिर्द बहुत सी कुर्सियों पर सामरी के मातहत जादूगर बैठे हुए थे और सामरी के सिपाहियों ने घेरा डाल रखा था। दरमियान में मियाँ मटके पड़े हुए थे। उनका चेहरा और जिस्म लहूलुहान हो गए थे, कपड़े फट गए थे और उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब बताओ मियाँ मटके,
तुम सामरी जादूगर का मुकाबला करने आए थे, अब बोलो तुम्हें कैसे कत्ल किया जाए। सामरी जादूगर ने कहकहे लगाते हुए कहा। इसके टुकड़े उड़ा दो सामरी, फौरन मार डालो। जमात बादशाह ने चीखते हुए कहा। ठहरो, पहले मैं इससे शोला सांप के बारे में पूछ लूं। सामरी जादूगर ने कहा। शोला? वो तो भाग गया, बुज़दिल कहीं का। मियां मटके ने बड़े नफरत भरे लहजे में कहा। ओह, तुम्हारा चपरगटू तोता कहाँ है? वो तो हर वक्त तुम्हारे पास रहता था। जमात बादशाह ने हंसते हुए कहा। वो भी उड़ गया। मियां मटके ने बड़े मायूसाना अंदाज में कहा। अच्छा, तुम्हें तो खत्म करें, शोला सांप को मैं खुद ढूंढ लूंगा, सामरी ने कहा। और फिर उसने जोर से आवाज देकर जल्लाद को बुलाया और जल्लाद बड़ी सी तलवार लहराता हुआ दरमियान में आ गया। वो एक लंबा तड़ंगा काले स्याह रंग और खौफनाक शक्ल वाला हबशी था। मियां मटका तो उसे देखते ही खौफ से चीखने लगा। अब जितना मर्जी आए चीखो, यहाँ तुम्हारी मदद को कोई नहीं पहुंच सकता। ये सामरी जादूगर का महल है। सामरी जादूगर ने कहके लगाते हुए कहा। अरे मेरी गुड़िया, वो कहाँ गई? मदद के लफ्ज़ पर अचानक मियां मटके को अपनी गुड़िया का ख्याल आया। उसने तेजी से अपनी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, मगर गुड़िया तो कहीं रास्ते में गिर गई थी। गुड़िया? कैसी गुड़िया? सामरी ने चौंकते हुए पूछा। अरे उस बूढ़ी चुड़ैल ने दी थी और कह रही थी कि इस गुड़िया की वजह से सामरी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। मियां मटके ने जवाब देते हुए कहा। ओह, बूढ़ी चुड़ैल ने फिर मुझे छेड़ा है, मैं अब उसका खात्मा कर दूंगा। वो बूढ़ी चुड़ैल अब मेरे लिए खतरा बनती जा रही है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे अच्छी तरह मालूम है कि सामरी जादूगर की जान उसकी आंखों में है और सामरी जादूगर की आंखों के सामने आकर हर चीज फना हो जाती है। सामरी जादूगर ने चीखते हुए कहा। सामरी, इसे खत्म कर दो, बाद में बातें कर लेना, जमात ने कहा। और सामरी ने सर हिलाते हुए जल्लाद को इशारा कर दिया। जल्लाद तेजी से मियां मटके की तरफ बढ़ा और मियां मटका खौफ से चीखने लगा। उसी लम्हे हाल कमरे के बड़े रोशनदान में फड़फड़ाहट सी हुई और दूसरे लम्हे चपरगटू तोता पंजों में बूढ़ी चुड़ैल वाली गुड़िया दबाए नमूदार हुआ। और जिस लम्हे जल्लाद ने मियां मटके की गर्दन उड़ाने के लिए तलवार चलाई, चपरगटू तोते ने गुड़िया मियां मटके पर गिरा दी। गुड़िया मियां मटके की फटी हुई जेब के अंदर जा गिरी और जल्लाद की तलवार उसी लम्हे मियां मटके के जिस्म से टकराई, मगर मियां मटका सही सलामत खड़ा रहा, क्योंकि तलवार मियां मटके के जिस्म से टकराते ही गायब हो गई थी। ओह, वो गुड़िया उसके पास पहुंच गई। अब मेरी जादू की चीजें बेअसर हो गईं। सामरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं उसे कत्ल करता हूँ, मेरी हकीकी तलवार है, जमात बादशाह ने उछलते हुए कहा। और फिर तलवार लेकर वो तेजी से मियां मटके की तरफ लपका, मगर उसी लम्हे शोला सांप की फुनकार सुनाई दी। और फिर इससे पहले कि जमात बादशाह उछलकर अपने आप को बचाता, शोला सांप ने झपट कर उसके पैर में काट लिया और जमात बादशाह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शोला सांप को देखकर सामरी जादूगर और इसके दरबानों में खलबली मच गई और सामरी जादूगर ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मगर इससे पहले कि उसका मंत्र खत्म होता, अचानक चपरगटू तोता एक बार फिर नमूदार हुआ और फिर वो तेजी से झपट कर सामरी जादूगर के चेहरे से टकराया और उसने चोंच मारकर सामरी की एक आंख फोड़ डाली। सामरी जादूगर चीखता हुआ जमीन पर झुक गया। एक आंख फूटते ही सामरी जादूगर की आधी फौज और आधे दरबान धुआं बनकर गायब हो गए और साथ ही उसके महल का आधा हिस्सा भी गायब हो गया। चपरगटू तोता एक बार फिर सामरी की तरफ झपटा ताकि उसकी दूसरी आंख भी निकाल ले, लेकिन सामरी जादूगर अपने आप को बचाता हुआ और चीखता हुआ महल के अंदरूनी कमरे की तरफ भागा। मगर उसी लम्हे शोला सांप उसके पैरों में लिपट कर और सामरी जादूगर उछल कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए तेजी से करवट बदली और उसी लम्हे उसकी ताक में उड़ता हुआ चपरगटू तोता उस पर एक बार फिर झपटा और इस बार उसका वार चल गया। उसकी चोंच ने सामरी जादूगर की दूसरी आंख भी फोड़ डाली और दूसरी आंख फूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और सामरी की बाकी फौज, दरबान और महल का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। अब एक खाली मैदान में सामरी जादूगर दर्द की शिद्दत से जमीन पर पड़ा कर रहा था। मियां मटके, जल्दी से जमात बादशाह की तलवार उठाकर उसे कत्ल कर दो, शोला सांप ने, जो सामरी के पैरों में लिपटा हुआ था, चीख कर कहा। और मियां मटका, जो ये सब कुछ हैरत से देख रहा था, अपनी जगह से उछला और बादशाह जमात की जमीन पर पड़ी हुई तलवार उसने उठाई और लपक कर दोनों हाथों से उसने पूरी कुव्वत लगाकर सामरी जादूगर की गर्दन पर वार किया और सामरी जादूगर की गर्दन कट कर एक तरफ जा पड़ी। चंद लम्हे उसका जिस्म तड़पता रहा, फिर वो साकित हो गया। सामरी जादूगर मर चुका था।
اس کی فوج، دربان اور محل سب کچھ غائب ہو چکے تھے۔ ظالم بادشاہ زماک بھی مر چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک غار سی نظر آ رہی تھی۔ میاں مٹکا اس غار کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا غار میں ایک بڑا سا بت پڑا ہوا ہے جس کے سر پر تاج تھا اور اس کے 12 ہاتھ تھے۔ میاں مٹکے، یہ جادوگر دیوتا کا بت ہے، اسے اٹھا لو، اسے ہم نے بوڑھی چڑیل کو دینا ہے۔ شولا سانپ نے جو رینگتا ہوا اس کے پیچھے غار میں پہنچ چکا تھا، میاں مٹکے سے کہا، اور میاں مٹکے نے سر ہلاتے ہوئے جادوگر دیوتا کا بت اٹھا لیا اور اسی لمحے وہ غار سے باہر نکل آئے۔ شولا سانپ ایک بار پھر میاں مٹکے کی گردن سے لپٹ گیا اور چپرگٹو طوطا دوبارہ میاں مٹکے کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ واہ چپرگٹو طوطے، تم نے کمال کر دیا، سامری جادوگر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ میاں مٹکے نے خوش ہو کر چپرگٹو طوطے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ شولا سانپ نے مصنوعی طور پر ناراض ہوتے ہوئے کہا، تم نے بھی کمال کیا، عین موقع پر پہنچ کر اس ظالم بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ میاں مٹکے نے اس کے چکنے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور سب سے بڑا کمال تم نے کیا کہ سامری جادوگر کو ہلاک کر دیا۔ جادوگر دیوتا کا بت مجھے دے دو۔ اچانک ایک طرف سے بوڑھی چڑیل نے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا کیونکہ سامری جادوگر کے مرنے اور جادوگر دیوتا کے بت کی وجہ سے وہ اب دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی بن گئی تھی۔ میاں مٹکے نے بت اسے دے دیا۔ اب اس بادشاہ کی لاش کیسے لے جائیں؟ یہ تو بہت بھاری ہے۔ میاں مٹکے نے کہا، تم فکر نہ کرو، آنکھیں بند کر لو۔ بوڑھی چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میاں مٹکے نے جیسے ہی آنکھیں بند کی اسے پہلے کی طرح یہی احساس ہوا جیسے اس کے قدموں کے تلے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ مگر چند لمحوں بعد اس نے ایک بار پھر زمین پر خود کو کھڑے ہوئے پایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے ملک کے محل کے سامنے کھڑا ہے اور بادشاہ زماک کی لاش بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ شہر کے لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ میاں مٹکا واپس آ گیا ہے اور بادشاہ زماک کی لاش بھی لایا ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ بادشاہ زماک کی لاش محل کے دروازے پر لٹکا دی گئی تاکہ ہر ایک کو اسے دیکھ کر عبرت ہو کہ ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر تمام شہر اور ملک والوں نے متفقہ طور پر میاں مٹکے کو اپنا نیا بادشاہ چن لیا۔ اس کے سر سے ٹوپی اتار کر تاج پہنا دیا گیا۔ بوڑھی چڑیل نے بھی اس تاج پوشی میں شرکت کی اور میاں مٹکے کو بتایا کہ وہ بے فکر ہو کر حکومت کرے، اس پر کوئی حملہ نہ کر سکے گا۔ اب میاں مٹکا بادشاہ بن کر خوب مزے کرنے لگا۔ سانپوں کا بادشاہ شولا سانپ بھی اس کے پاس تھا، بوڑھی چڑیل بھی اس کے ساتھ تھی اور چپرگٹو طوطا بھی۔ اس طرح وہ چین اور سکون سے حکومت کرتا رہا۔ ان کی حکومت میں ہر شخص خوش تھا، مطمئن تھا، کیونکہ میاں مٹکا ہر ایک سے انصاف کرتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔